तो हेलो गाइस, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया। और आज हम बात करने वाले हैं नीट के बारे में। आपको मालूम है कि नीट का एग्ज़ाम जो है वो कल हो गया। कल 12 सितंबर को क्या था, नीट का एग्ज़ाम था, जो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब क्या, नीट का एग्ज़ाम हुआ, बेहतरीन एग्ज़ाम हुआ, पेपर अच्छा था। तो आज हम बात करेंगे नीट के बारे में। बहुत बेहतरीन से कुछ आपको नॉलेज दे दूंगा जो नीट को जानते नहीं हैं उनको भी, और जो जानते हैं उनको भी कुछ मैं क्या करूँगा, थोड़ी सी नॉलेज दे दूंगा। और कल का जो पेपर हुआ उसके बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पेपर रहा, पेपर ईजी था कि हार्ड था, किस तरह का पेपर था, उसको क्या करेंगे आज हम बात करेंगे। पेपर बात की जाए तो सिंपल था, से थोड़ा सा सिंपल तो पूरे नहीं हो सकते, लेकिन थोड़ा सा अच्छा पेपर था, उसको क्या करेंगे बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूँ नीट के बारे में, नीट का एग्ज़ाम होता क्या है, ताकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नहीं जानते कि नीट का एग्ज़ाम होता क्या है, तो उनको थोड़ी सी मैं नॉलेज दे देता हूँ। देखो नीट जो है वो होता क्या है। नीट होता है एग्ज़ाम होता है, एक एंट्रेंस क्या होता है, एग्ज़ाम होता है, जो कब होता है, जब 12th के बाद क्या होता है, ये एग्ज़ाम होता है। 12th आपका कंप्लीट हो गया तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, पहली बात। और इसके देने की क्या है, मतलब आपको साइंस कैटेगरी से होना चाहिए। कॉमर्स आपको होगा तो नहीं मिलेगा, आर्ट्स से आप नहीं कर सकते। आपको होना क्या चाहिए, साइंस कैटेगरी आपकी होनी चाहिए, आप साइंस सेक्शन से आपको मतलब बिलोंग होना चाहिए आप। तो आप साइंस अगर लिए हो 10th के बाद तो आप ये कर सकते हो। 10th के बाद आपको 11th और 12th देना होगा, 12th में पास होना पड़ेगा। फिर एक रहता है कि 12th पास होने के बाद 12th के अंदर आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, 11th 12th के अंदर आपके सब्जेक्ट होते हैं कि आपने किन सब्जेक्ट को लिया है, कि आपने फिजिक्स को लिया है, केमिस्ट्री को लिया है, फिर मैथ्स या फिर उसको बायोलॉजी को लिया है। कुछ चीज़ आप समझते चलेंगे। तो आपको अगर नीट करना है तो आपको क्या क्या लेना पड़ेगा, आपको पहले फिजिक्स लेना पड़ेगा, कंपलसरी है, केमिस्ट्री लेना पड़ेगा, एंड आपको बायोलॉजी तो आपको लेना पड़ेगा। ये तीन चीज़ अगर आपने लिया है तो आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्या क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स होता है एक सब्जेक्ट है, जैसे साइंस फर्स्ट जो होता है 10th के अंदर, वो समय क्या होता है, फिजिक्स होता है। केमिस्ट्री भी कुछ चैप्टर साइंस फर्स्ट के क्या होते हैं, केमिस्ट्री भी होते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री मतलब वो चैप्टर जो एलिमेंट्स से क्या करता है, मतलब एलिमेंट्स उसके अंदर आएंगे पूरे, सोडियम, पोटेशियम, ये सब जो एलिमेंट्स आएंगे वो किसके अंदर आते हैं, केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। और पूरी जो फिजिक्स है, जो लॉज रखते हैं, जो न्यूटन्स के लॉ, ये जो लॉज होते हैं किसके अंदर आते हैं, फिजिक्स के अंदर आते हैं। तो बेटा आपको समझ गया कि साइंस फर्स्ट असल में दो बुक होती है आपकी, एक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। 10th के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। तो फिजिक्स में इसमें लॉज लगेंगे और केमिस्ट्री में इसमें क्या लगेंगे, एलिमेंट्स वगैरह आते हैं। सब चैप्टर क्या होते हैं, केमिस्ट्री होते हैं, वो एक अलग होता है कि केमिस्ट्री क्या फिजिक्स क्या है, वहाँ पे अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो तीन में से आपको फिजिक्स आपका होना चाहिए, केमिस्ट्री आपका होना चाहिए, और ये दो के साथ देखो, दो के साथ एक कंपलसरी है वो बायोलॉजी। आपने बायोलॉजी नहीं लिया तो आप नीट का एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो आपको बायोलॉजी लेना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। बायोलॉजी ना लेते हो, अगर आपने मैथ्स ले लिया तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते हो। अगर आपने मैथ्स ले लिया, बायोलॉजी छोड़ दिया, तो आप मतलब इसके एग्जाम के लिए कंपलसरी क्या है कि आपको बायोलॉजी क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। अगर आपने कुछ और ले लिया तो आप एग्जाम नहीं दे सकते हो, ये आपको मालूम होना चाहिए। और नीट कौन करता है सर, नीट करता है वो बच्चा जो क्या करता है, MBBS क्या करता है, MBBS करता है, मतलब डॉक्टर की डिग्री हासिल करने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ता है, नीट का एग्जाम देना पड़ता है। किसकी डिग्री हासिल करने के लिए, डॉक्टर की डिग्री हासिल करने के लिए। ये आप समझ गया। तो आपको अगर बायोलॉजी मतलब क्या होता है, डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर की पूरी जो लाइन है वो क्या होती है, बायोलॉजी से क्या होती है, पूरी बायोलॉजी होती है। जिसको बायोलॉजी आता है मतलब एक तरह का डॉक्टर का, एक तरह का डॉक्टर है, क्योंकि डॉक्टर के अंदर पूरी चीज़ क्या होती है, बायोलॉजी होती है। तो अगर आपको बायोलॉजी से शौक है, बायोलॉजी से मोहब्बत है, प्यार है, तो आप क्या कर सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, या आप समझ सकते हो। हाँ, तो तीन सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है, उसके बाद आपको बायोलॉजी लेना पड़ेगा। अगर आपको नीट करना है, आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको बायोलॉजी लेना पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है नीट के अंदर। ये समझ गया। तो आपको 11th में क्या करना पड़ेगा, पहले साइंस लेना पड़ेगा, दूसरी बात आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लेना पड़ेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी होती है, और आपको बायोलॉजी उसके साथ लेना ही पड़ेगा, तो आप नीट दे पाओगे। तो ये आपको मोटा मोटा मालूम पड़ गया कि 10th के बाद साइंस लेना होता है, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेना होता है नीट देने के लिए। तो 11th 12th आपको पढ़ना पड़ेगा, 11th 12th आपको पढ़ना पड़ेगा। 12th में अगर आप पास हो जाएंगे, और पास का जो क्राइटेरिया है नीट का एग्जाम देने के लिए वो कुछ है शायद 50%, कितना है 50%। अगर आपको ज़्यादा नंबर आएगा, 50% से ज़्यादा नंबर अगर 12th में आएगा, तभी आप ये नीट का एग्जाम दे सकते हो। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका नंबर 12th में क्या हो, 50% से ज़्यादा होगा, तभी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। इतना आपको समझ गया कि 50% ज़्यादा होगा तो ही हम ये एग्ज़ाम दे पाएंगे, उससे कम होगा तो सर तो आपको फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। ये आपको समझ गया। फिर बात करता हूँ कि 12th आप पास हो गए साइंस से, तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। ये समझिए। आपको एग्ज़ाम कुछ महीने बाद होता है, 3 से 4 महीने बाद ये एग्ज़ाम होता है 12th के। ये आपको याद रखना है। अब देखो सब्जेक्ट बात की जाए तो उसमें 11th का सब्जेक्ट प्लस 12th का सब्जेक्ट प्लस NCERT। इसका मतलब सर आप जो 11th में आप जो पढ़ रहे हो, फिर आप जो 12th के अंदर पढ़ोगे, फिर आपको एक बुक और मतलब एक बुक सॉल्व करनी पड़ेगी। वो क्या होती है आपकी NCERT। क्या होती है NCERT? आपका जो बोर्ड है वो SSC बोर्ड है, मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र के बच्चों की।
तो वो एसएससी बोर्ड है और वो क्या एक तरह का महाराष्ट्र बोर्ड है, जबकि अपना एनसीईआरटी बोर्ड जो क्या करता है, कंडक्ट करता है किसको, नीट को। तो आपको एनसीईआरटी बोर्ड को क्या करना पड़ेगा, मतलब पढ़ना पड़ेगा, उसकी बुक आपको पढ़नी पड़ेगी अगर आपको नीट देना है। अब क्या बोर्ड से कुछ नहीं होगा सर, नहीं, उसका भी होता है। देखो आपका 11th 12 अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका मैक्सिमम 80% आपका एनसीईआरटी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। सिर्फ 20% आपको पढ़ना पड़ेगा किसमें, एनसीईआरटी बुक में से, तो आपका एनसीईआरटी भी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। मतलब आपको 11th 12 को अच्छे से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि 12th पढ़ लिए तो 11th भूल गए, ऐसा काम नहीं करना है। आपको पूरा 11th पढ़ाना है, पूरा 12th पढ़ाना है, चीज़ों को अच्छे समझना है, पूरी चीज़ें याद रखना है, रिवाइज करना है, चीज़ों को एक एक लाइन, बायोलॉजी के अंदर आपको एक एक लाइन क्या रखना है, याद रखना है, एक एक लाइन क्या रखना है, याद रखना, मतलब समझ के रखना है कि वहाँ से क्वेश्चन आए एमसीक्यू। आपको मालूम है ये जो एग्जाम होता है वो कैसा होता है, एमसीक्यू एग्जाम होता है, उसके अंदर 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, टिक करना पड़ता है, ये आपको मालूम पड़ गया। तो मतलब इस तरह से पढ़ना ताकि आपको कोई चीज़ भूलना नहीं है। 11th 12 की एनसीईआरटी पूरी रटी होनी चाहिए, किसकी, बायोलॉजी की पूरी एनसीईआरटी क्या होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, मुँह पे याद होनी चाहिए, एक एक पेज एक एक लाइन या क्या होनी चाहिए आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आपका क्या होगा, नीट में क्वालिफाई हो पाएंगे। अब तो आप समझ गए 11th प्लस 12th पढ़ना पड़ता है। अब अगर महाराष्ट्र के बोर्ड के बच्चे हो तो आपको पहले वो पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ने के साथ आपको नीट एनसीईआरटी बुक भी क्या करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। अगर आप उसको 20 अच्छे से पढ़ लोगे तो 80% आपका वहीं कवर हो जाएगा, 20% आपको एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा, तो आपका एनसीईआरटी भी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। सर इतना ही पढ़ना पड़ता है, नहीं, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत सारी बुक सॉल्व करनी पड़ती है, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं, अलग अलग टाइप्स की बुक आती है, उनको सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन बेसिक क्या होता है, आपको पहले एनसीईआरटी क्या करना पढ़ना पड़ता है, फिर क्वेश्चंस को क्या करना पड़ता है, आपको सॉल्व करना पड़ता है। ये आप समझ गए। मैं आपको बता रहा हूँ एक एक चीज़ें जो आपको कुछ डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हो। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब आप उन आगे नीट के एग्ज़ाम के अंदर फिजिक्स जो होता है वो आपका 180 मार्क्स का होता है। कुल जो होता है पूरा जो होता है कितना होता है, 720 मार्क्स का क्या होता है आपका एग्जाम होता है। कितने मार्क्स का, 720 मार्क्स का, 720 मार्क्स का एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम होता है। उसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 2 लोग मिला के इसके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब इन दोनों का पूरा जो मार्क्स होता है वो इसके अकेले क्या होता है, बराबर होता है। क्योंकि इसके आते हैं 45 क्वेश्चन, इसके भी आते हैं कितने, 45 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 4 नंबर। कितने नंबर का, 4 नंबर होता है। मतलब आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। और अगर आपने एक क्वेश्चन रॉन्ग किया तो आपको -1 नंबर मिले। 4 नंबर तो कटेंगे ही, उसके बाद आपका -1 नंबर और भी कट जाएगा, ये आपको याद रखना। तो 45 क्वेश्चन आगे होंगे, 45 क्वेश्चन यहाँ होंगे और 90 क्वेश्चन क्या होंगे, यहाँ के होंगे। हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा। इस तरह से ये होता है 180 मार्क्स का, ये भी होता है 180 मार्क्स का। और ये 90 क्वेश्चन होते हैं। बायोलॉजी अकेले 90 क्या होता है मार्क्स, 90 क्वेश्न आते हैं। 360 मार्क्स का अकेले क्या होता है, बायोलॉजी होता है। मतलब बायोलॉजी नीट स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो 360, ये जो 360 कितना होता है, पूरा 720 नंबर का पेपर होता है। तो 720 नंबर का पेपर होता है, उसमें से 45 क्वेश्चन फिजिक्स, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 90 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, आपके बायोलॉजी से आते हैं। और पूरा मिला के कितना होता है, 360 होता है। उसमें बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बायोलॉजी में अगर आपकी कमांड है तो बायोलॉजी मतलब आना ही चाहिए। 360 में से अच्छे नंबर आने चाहिए, 300 आप आना चाहिए, 250 के तो आप ही आना चाहिए इसके अंदर, बायोलॉजी के अंदर। क्योंकि बायोलॉजी का सेशन ईजी होता है, यहाँ पे नंबर स्कोर करना आसान होता है और बच्चे जो होते हैं वो यहीं पे ज़्यादा नंबर स्कोर करते हैं। तो बायोलॉजी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसके अंदर, नीट के अंदर। इतना आपको समझ गया। तो ये पूरी चीज़ आपको समझ गई। तो ये होता है कि आपका नीट का मतलब किस तरह से इसका एग्जाम होता है, क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, वो सब चीज़ें आपको समझ गई। उसमें से नीट के अंदर जो सबसे टफ जो होता है वो एक्चुअली हर साल जो देखा जाता है वो क्या होता है, बायोलॉजी ईजी होता है, केमिस्ट्री थोड़ा और ईजी होता है, मतलब थोड़ा सा और इससे थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन वो भी ईजी होता है। फिजिक्स जो सेक्शन होता है वो नीट के अंदर क्या थोड़ा सा हार्ड होता है। बच्चों की तकलीफ कहाँ पे आती है, फिजिक्स के अंदर आती है। बच्चा केमिस्ट्री के अंदर और बायोलॉजी के अंदर स्कोर कर लेता है, लेकिन फिजिक्स के अंदर स्कोर नहीं कर पाता, इसलिए उसका नंबर क्या होता है, कम हो जाता है। और नीट देते क्यों सर, अगर आपने 12th के बाद क्या कर दिया, नीट का एग्ज़ाम अगर आपने दे दिया, उसके अगर आपका उसके अंदर नंबर आ गया, नंबर मतलब सर कट ऑफ क्या होता है, कट ऑफ होता है कि 720 में से इससे पहले जो साल का कट ऑफ था वो था 612, कितना 612 618 नंबर क्या था, कट ऑफ था। मतलब इसके ऊपर अगर आप 720 में से अगर 612 से ज़्यादा नंबर आएंगे आपके तो आपको सीट मिल जाएगी, इससे गवर्नमेंट सीट क्या हो जाएगी, आपको मिल जाएगी MBBS की गवर्नमेंट से आपको मिल जाएगी, जहाँ पे जिसके लिए लोग 2-2 3-3 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हैं। तो आपको मालूम पड़ेगा कि नीट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम पड़ेगा कि नीट कितना ज़्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ये आप समझ गया। नीट आपने क्लियर किया, आपका कट ऑफ क्लियर हुआ तो आपको क्या होगा, मेडिकल कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन आपको मिल जाएगा। मतलब मेडिकल कॉलेज मतलब सर मेडिकल कॉलेज के अंदर MBBS की सीट होगी, वो भी कैसी, गवर्नमेंट क्या होगी, गवर्नमेंट, प्राइवेट नहीं हो। प्राइवेट के अंदर आपको बहुत पैसा लगेगा, प्राइवेट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, लेकिन आपको कौन सी सीट मिलेगी, गवर्नमेंट की। मुंबई के अंदर आपको क्या मिल जाएगी, टॉप कॉलेज आपको मिल जाएगी, किसकी, MBBS की सीट, जो कि प्राइवेट अगर आप लेने जाएंगे तो आपको 3 से
2-3 करोड़ 2.5 करोड़ आपको लग जाएगा, लेकिन वो मिलता भी नहीं है, बहुत पैसे देने के बाद मिलता है ये सब सीट जो बहुत पैसा देने के बाद मिलती है। लेकिन आपको अगर आपने क्लियर कर दिया, आपका कट ऑफ क्लियर हो गया, तो आपको ये सीट ईजिली कुछ पैसों में मिल जाएगी, समझ रहे हो। तो इसलिए इतना ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट होता है। और MBBS की सीटें लेना, मतलब पहले कैसा था कि MBBS करने के लिए आप कोई और भी चीज़ करके MBBS कर सकते थे, लेकिन अभी सरकार ने क्या कर दिया, सब कैंसिल करके अब सिर्फ एक ही बचा है, एक ही एग्ज़ाम बचा, वो क्या अपना नीट एग्ज़ाम। यही डायरेक्ट एडमिशन देता है किसके अंदर, नीट MBBS की सीट के अंदर। पहले बहुत से एग्जाम होते थे, अभी सब एग्जाम नहीं होते। अब कुछ साल में क्या हो गया, सब चेंज हो गया, अब सिर्फ एक ही एग्जाम होता है, वो क्या होता है, नीट होता है। नीट में अगर आपका नंबर आया तो ये आपको मिलेगा MBBS, और नीट के अंदर नंबर कम आया तो आपको मिलेगा। और भी बहुत कैटेगरीज होती है, जैसे MBBS है, फिर BMS है, फिर BUMS है, फिर कुछ है, फिर मतलब बहुत सारी कैटेगरी क्या होती है, BDS है। इस तरह कैटेगरी क्या होती रहती है, डिवाइड होती रहती है, समझ रहे। बहुत सारी टॉप कैटेगरी क्या होता है आपको मालूम है, क्या होता है MBBS, क्या होता है MBBS होता है। फिर उससे ऊपर भी होता है एम्स, क्या होता है एम्स होता है, क्या होता है MBBS के ऊपर भी होता है एम्स होता है। सर वो क्या, मतलब आपने अगर नंबर लाया, आपका कट ऑफ क्लियर भी हो गया, फिर एक और एग्ज़ाम होता है, किसका, एम्स का एग्ज़ाम होता है। अब तो एम्स का एग्ज़ाम कुछ लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, मतलब जो टॉप हैं, जो नीट में एकदम टॉप किए उनको मिल जाता है। या फिर इसका भी एक एग्ज़ाम होता है एम्स का भी, फिर एम्स का एग्ज़ाम आपको अपेयर करना पड़ेगा। वो नीट क्वालिफायर स्टूडेंट्स ही देते हैं, कौन देते हैं, नीट क्वालिफाई, मतलब जिसका MBBS में सीट मिल गई है वो क्या करते हैं, ये एग्ज़ाम देते हैं। फिर एम्स के अंदर आप अपने एग्ज़ाम दिया, आपका वहाँ पे भी अगर क्वालिफाई आपका सिलेक्शन हो गया एम्स के अंदर, एम्स दिल्ली आपने सुना होगा, एम्स दिल्ली। और एम्स मतलब एम्स कैसा है कि ये वर्ल्ड लेवल पे होता है, नीट अपने नेशनल लेवल पे, नीट MBBS अपने कैसा है नेशनल लेवल पे, और एम्स क्या आपका वर्ल्ड लेवल पे, किस पे, वर्ल्ड लेवल पर है, समझ रहे हैं, किस पे, वर्ल्ड लेवल पर है। अगर आपका एम्स में हो गया तो फिर खत्म है, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपके पास पैसे की बारिश होने वाली है। तो एम्स दिल्ली, नाम सुना होगा अपने दिल्ली के अंदर, एम्स वर्ल्ड लेवल पे होता है, और MBBS आपका कैसा होता है, नेशनल लेवल पे होता है। ये आपको समझ गया। एम्स थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, किससे, देखो पढ़ाई सबकी सेम है, लेकिन डिग्री अलग अलग है। ये एम बोलेंगे ये बच्चा जो एम्स से किया है, और ये बच्चा MBBS है। इस तरह से क्या होती है, कैटेगरीज डिवाइड की जाती है। और कम नंबर आएगा तो फिर कोई BOMS आपको दिखता होगा, एरिया के अंदर BOMS है, BHMS है, कुछ और क्या हुआ है, BDS क्या हुआ है, ये सब चीज़ें आपको देखने मिलती है। वो क्या मतलब उनका नंबर क्या था, वो भी अब डिपेंड करता है कि उन्होंने किस कॉलेज से किया है, उन्हें प्राइवेट से किया है, फिर गवर्नमेंट से किया है, वो सब चीज़ें भी आपको समझनी होती है। तो वो सब बहुत सारी नॉलेज है, वो आपको मैं धीरे धीरे कभी बताता रहूँगा। तो ये सब चीज़ें क्या होगी, क्लियर हुई। आपको 90 क्वेश्चन 720 नंबर होते, 720 नंबर में से इससे पहले जो कट ऑफ था कितना था, 612 नंबर था, उसके ऊपर आपका नंबर आएगा तो आपको क्या होगा, एडमिशन मिल पाएगा गवर्नमेंट सीट के अंदर MBBS की, ये आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन अब मैं बात करता हूँ इस साल का जो नीट हुआ, जो क्या था 2021 जो अभी कल हुआ नीट, उसके बारे में अगर मैं कुछ बात करूँ तो पेपर तो था। अगर मैं पेपर की बात करूँ, पेपर किस तरह से था, पेपर एनालिसिस की जाए अगर पेपर की, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर जो सेक्शन फिजिक्स था, मैं पहले बात करता हूँ फिजिक्स की। तो फिजिक्स का जो सेक्शन था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, सबने बोले, बहुत से मेरी बात भी हुई, सबने क्या बोला कि फिजिक्स का जो सेक्शन था वो थोड़ा सा क्या था, डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट मतलब थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, मतलब ईजी नहीं था, मॉडरेट भी नहीं था, थोड़ा सा क्या था, डिफिकल्ट था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, क्या उससे मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। कौन, फिजिक्स का सेक्शन, क्योंकि उसमें क्वेश्चन थोड़े से अच्छे आए थे इस बार, इससे पहले साल के क्वेश्चन थोड़े से इजी थे, उससे पहले साल के क्वेश्चन भी इजी थे, लेकिन इस साल का जो पेपर था फिजिक्स का थोड़ा सा अच्छा था। लोगों को थोड़ा सा इसमें तकलीफ हुई, किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर। सब क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं थे, मैंने सॉल्व किया तो मालूम पड़ा कि कुछ क्वेश्चन ही क्या थे, थोड़े से डिफिकल्ट थे। पेपर इजी थे, मतलब इतना भी डिफिकल्ट नहीं था कि सॉल्व ना हो सके, थोड़ा सा लेंथी था, क्या था, थोड़ा सा लेंथी था, कुछ क्वेश्चन थोड़े से क्या थे, डिफिकल्ट थे। मतलब ओवरऑल फिजिक्स का पेपर भी क्या था, सिंपल था, फॉर्मूला बेस्ड था, बोल सकते हैं, मैं हरदम होता है फॉर्मूला, आपको याद है तो आप फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ इस बार भी वैसे था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के अंदर, न्यूमेरिकल सेक्शन के अंदर या कुछ और ऐसे कंसेप्ट थे जो बच्चे से नहीं हो पा रहे थे। तो कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी थे, वरना और मैक्सिमम क्वेश्चन सेम थे, लेकिन क्वेश्चन लेंथी था। इससे पहले पेपर थोड़ा सा वो डिफिकल्ट था, तो लोगों को मालूम पड़ा कि फिजिक्स क्या था, थोड़ा सा हार्ड था एज़ कम्पेयर टू पिछले साल का पेपर थोड़ा सा ईजी था फिजिक्स का, इस साल थोड़ा सा कैसा है, डिफिकल्ट था, समझ रहे। तो हाई लेवल का पेपर था इस साल फिजिक्स का नीट के स्टूडेंट्स के लिए। केमिस्ट्री की बात की जाए तो कैसा था, मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट था, मतलब मॉडरेट बोल सकते हैं उसको, ज़्यादा इजी नहीं बोलना गलत होगा, क्योंकि केमिस्ट्री क्वेश्चंस भी अच्छे आए थे। हाँ, मतलब इससे पहले केमिस्ट्री जो थी, इससे पहले साल की, वो केमिस्ट्री ज़्यादा इजी थी, वो चुटकियों में सॉल्व हो रही थी। इस बार जो केमिस्ट्री है वो चुटकियों में सॉल्व होगी, लेकिन आपको बहुत डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए इसकी, एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी केमिस्ट्री की बुक आपकी इनऑर्गेनिक सेक्शन की और ऑर्गेनिक की तो ईजी थी, इनऑर्गेनिक सेक्शन की
बुक इनऑर्गेनिक जो होता है पार्ट केमिस्ट्री का 3 पार्ट होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, उसमें इनऑर्गेनिक का पार्ट से क्वेश्चन आए थे, लेकिन बहुत डेप्थ के अंदर। कहाँ से आए थे? बहुत डेप्थ से आए थे, बहुत डीप नॉलेज वाले क्वेश्चन थे एकदम सिंपल, लेकिन बहुत डीप नॉलेज वाले थे, मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए बच्चे को, बच्चा कहाँ उतना नॉलेज मतलब रख पाता है, तो बहुत डेप्थ नॉलेज पे बेस्ड क्वेश्चन आया था किसके अंदर? केमिस्ट्री के अंदर, वो भी इनऑर्गेनिक सेक्शन से। ऑर्गेनिक सेक्शन ओवरऑल ईजी था, कुछ क्वेश्चन वहाँ पे डिफिकल्ट थे, वरना ओवरऑल ऑर्गेनिक सेक्शन में क्या था? ज़्यादा ईजी था। फिजिकल का जो पार्ट था वो भी बहुत ईजी था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आए थे, बेसिक क्वेश्चन आए थे, कुछ चैप्टर से आए थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, मतलब क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हूँ, उसको मैं अगर चाहूँगा तो भेजूँगा, एनालिसिस पेपर का सॉल्व हुआ। वरना पेपर ओवरऑल क्या था? केमिस्ट्री का पेपर क्या था? बहुत ईजी था, मॉडरेट बोल सकते हैं, ईजी बोला गलत होगा, ये कुछ क्वेश्चंस ने उसको मॉडरेट बना दिया था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सॉल्व ही नहीं हो रहे थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, कुछ ही मतलब 2-3 क्वेश्चन ही ऐसे थे। 45 क्वेश्चन में तो देखो 30 से 35 क्वेश्चन ईजी थे। कितने? 30 से 35 क्वेश्चन क्या थे केमिस्ट्री के? ईजी थे। 10 की बात की जाए तो 10 के अंदर 5 ऐसे थे जो थोड़े से न्यूमेरिकल लिहाज से थोड़ा सा हार्ड थे, और 5 ऐसे थे जो एनसीईआरटी के डेप्थ से। कहाँ से? एनसीईआरटी के डेप्थ से, मतलब डेप्थ का नॉलेज आपको होना चाहिए, केमिस्ट्री के बुक का डेप्थ का नॉलेज आपको होना चाहिए, अंदर का नॉलेज होना चाहिए, जो बच्चों इतना नहीं रहता, तो फिर वहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है इस बार केमिस्ट्री के अंदर। वरना केमिस्ट्री का पेपर ओवरऑल क्या था? मॉडरेट था, और इजी बोलना गलत होगा, मॉडरेट था। क्या था? मॉडरेट था, पेपर था एकदम सिंपल। बात की जाए बायोलॉजी की, सिंपल टू मॉडरेट, मतलब ये भी सिंपल, ये भी क्या था? एक तरह का सिंपल। बायोलॉजी हर बार की तरह इस बार भी क्या था? सिंपल था, लोगों को तकलीफ नहीं हुई। लोग जब बायोलॉजी का पेपर सॉल्व कर रहे थे, हाँ बोले ईजी है। केमिस्ट्री में थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ बोले, लेकिन ईजी था। फिजिक्स के अंदर आए तो मालूम पड़ा कि फिजिक्स वेट कर रहा था कि आओ भाई सब सॉल्व कर लिया, अब यहाँ भी आओ, थोड़ा सा हमको भी सॉल्व करो। तो लोगों के पसीने कहाँ पे निकले? फिजिक्स के अंदर निकले। उससे वो थोड़ा सा क्या था? डिफिकल्ट था, तो लोगों को वहाँ दिक्कत हुई, क्योंकि बच्चे करते क्या? मैं बताया था, पहले सॉल्व करते, बायोलॉजी सॉल्व करते, मैक्सिमम बच्चे ही करते, पहले बायोलॉजी सॉल्व कर रहे थे, बहुत ईजी लग रहा था, मज़ा आ रहा था, जल्दी सॉल्व हो रहा था। केमिस्ट्री पे आए थोड़ा सा हल्की दिक्कत पैदा हुई, लेकिन वो भी सिंपल थे, सॉल्व हुए। जैसे फिजिक्स के अंदर पहुँचे तो फिजिक्स कर रहा था, वेट आ जाओ भैया, बहुत ईजी सॉल्व कर लिए, अब थोड़ा सा हार्ड सॉल्व करो। तो फिजिक्स के क्वेश्चन क्या बन नहीं रहते लोगों से, तो वो थोड़ी सी दिक्कत पैदा हुई इस बार, वरना और सब तो सिंपल था। बायोलॉजी सिंपल थी हर बार की तरह, इस बार क्या थी? सिंपल थी, 90 क्वेश्चन थे, लेकिन इतने सिंपल नहीं थे जो इससे पहले साल के थे। इससे पहले साल के जो नीट के क्वेश्चंस आए थे बायोलॉजी से, वो क्या आए थे? सिंपल आए थे, लेकिन इस बार जो बायोलॉजी का सेक्शन था वो इतना भी ईजी नहीं था एज़ कम्पेयर टू मतलब पिछले साल के। तो क्वेश्चन बायोलॉजी के इससे पहले साल से थोड़े से अच्छे थे, लेकिन ईजी थे, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं थे, लेकिन अच्छे थे। कैसे थे? अच्छे थे बोल सकते। बायोलॉजी क्वेश्चन में मैंने पूछा तो क्वेश्चन कैसे थे? अच्छे थे। कुछ चैप्टर से हार्ड क्वेश्चन भी आए थे। तो मतलब ओवरऑल बात की जाए इससे पहले साल की और इस साल की, तो इस साल के जो क्वेश्चंस आए थे या इस साल का जो पेपर बना था, ओवरऑल अगर लिखा जाए तो कैसा रहेगा? मॉडरेट टू कैसा रहेगा? मॉडरेट रहेगा। इससे पहले साल का जो पेपर था वो ईजी टू मॉडरेट था, मतलब ईजी था एज कम्पेयर टू दिस ईयर। इससे पहले साल का क्वेश्चन कैसा था? ईजी था, इसलिए नंबर भी ज़्यादा आया था। इससे पहले कट ऑफ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि पेपर बहुत ईजी बना था। इस साल का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था एज़ कम्पेयर टू इसके पिछले साल के। तो वो बोल सकते ओवरऑल कैसा था? मॉडरेट था। कट ऑफ की बात की जाए, जो कट ऑफ निकलेगी इस बार, मतलब इस बार जो नंबर्स आएंगे, मतलब किस विभाग पे सीट्स मिलेगी गवर्नमेंट की, तो वो थोड़ा सा क्या होगा? कम होगा, बोल सकते हैं इस बार की थोड़ा सा कम होगा, 600 तक हो सकता है। 600 तक अभी जो कट ऑफ अभी निकल के आएगी 600, मतलब इससे पहले साल से क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा। इससे पहले साल का तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ हो गया था, बच्चे को 600 लाने पर भी एडमिशन नहीं मिल रहा था। 600 नंबर कोई कम नंबर नहीं होते। पहले 3 साल पहले 450 500 पे नंबर मिल जाता था, 515 पे, 530 पे, 540 पे एडमिशन मिल जाता था। अब वो सब गया ज़माना। अब 2-3 साल में रैंक जिस तरह से बढ़ी है, नंबर जिस तरह से बढ़े, बच्चों ने रैंक जो लाना चालू कर दी है। नंबर्स पहले 720 में से 720 नहीं आया करते, लेकिन इससे पहले आपको मालूम है रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है, 720 में 720 नंबर भी लाए गए हैं। तो मतलब पेपर क्या हो रहा है? इजी पेपर इस तरह से मतलब बन रहा है, बच्चे इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं कि नंबर अब बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए रैंक भी क्या हो रही है? बहुत आगे जा रही है। तो अब क्या कैसा हो गया कि 600 के ऊपर लाना पड़ता है। तो इस बार भी 600 तक ही रहेगा कट ऑफ, जहाँ तक बात की जा रही है 600 590 या 600 तक ही अपना क्या रहेगा? कट ऑफ रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इससे पहले साल से थोड़ा सा नीचे रहेगा, ये आप समझ सकते हो। तो ये रहा पूरा आपका एनालिसिस किसका? पेपर्स का। पेपर्स ओवरऑल अच्छे थे और बोल सकते हैं एक तरह का मॉडरेट थे। तो ये रहा आपका पेपर एनालिसिस किसका? नीट पेपर का। और क्या बात करना है मुझे? हाँ, तो पेपर्स हो गए हैं, बच्चे पेपर्स चेक कर लिए हैं, क्योंकि अब यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स ने, बहुत सारे
बड़े बड़े चैनल्स ने इसका पूरा एनालिसिस पेपर का डाल दिया है, पूरे पेपर्स क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप अपने पेपर्स उठाकर अपने जो टिक किया है और उसके राइट आंसर क्या है उसे आप अपना मैच कर सकते हो। आप अपना नंबर निकाल सकते हो कि आपका कितना नंबर आ रहा है, आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। 720 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं वो आप इजीली आकर चेक कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब वगैरह पर और बड़े बड़े चैनल्स क्या कर दिए इसको पूरा अच्छे से बता चुके हैं। मतलब पूरा पेपर का डिटेल सोल्यूशन आ चुका है, अब वहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। बड़े बड़े चैनल्स तो आपको मालूम है, उन्होंने सब सॉल्व कर दिया है, समझ रहे हो। तो आप वहाँ पे आके अपना चेक कर सकते हो और डीमोटिवेट ना हो कि मतलब किसी का नंबर कम आ रहा होगा। मैं जानता हो सकता है सब टॉपर नहीं होते, सब टॉपर नहीं होते, कुछ क्वेश्चंस किसी के नंबर्स कम आ रहे होंगे, किसी को 500, किसी के 400, किसी के 300, किसी के 200 तो ज़्यादा ही नीचे हो गया। वो तो ऐसे लोग हैं जो पढ़ के नहीं गए होंगे। मतलब जिसी का नंबर 400-500 आ रहा होगा वो डीमोट हो गए होंगे कि इस बार तो नहीं हो पाएगा, मेडिकल के अंदर 500 नहीं हो पाता है। तो डीमोटिवेट ना हो। अगर आपका अपनी 12th बाद दिया है या फिर अगर आपने एक ही रिपीट दिया है तो आपको लगता है कि मैं अगले साल कर सकता हूँ, तो आप क्या करें, रिपीट कर ले। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं होती है। नीट के अंदर बच्चे 4-5 साल क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो उतना रिपीट से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके नंबर अच्छे आए 400, आपको अगर नीट आपका एम है, आपकी ज़िंदगी का एक ही एम है कि आपको क्या करना है, डॉक्टर ही करना है, MBBS में ही आपको सीट चाहिए, गवर्नमेंट सीट चाहिए। आप इतने काबिल नहीं है कि आप उसको खरीद सकेंगे 2.5-3 करोड़ के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको 1 साल अपना और दे सकते हैं। लेकिन अच्छे देना है उस साल को 1 साल आपको लगा देना है ताकि अगले साल आपका अच्छे से हो सके। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ गलत फैसले लेने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, समझ रहे हो। कुछ गलत फैसला लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी किसी एग्जाम पर डिपेंड नहीं करती। अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर, मतलब एक पेपर अपनी ज़िंदगी को डिसाइड नहीं करती। बहुत से ऐसे भी हैं जो डॉक्टर MBBS ना होके भी बहुत कुछ आगे आज मतलब बन चुके हैं। वो अपनी देखो डिग्री से कुछ नहीं होता, गलत, ये बात गलत है, लेकिन पूरी बात गलत है भी। डिग्री से बहुत कुछ है, लेकिन डिग्री सब कुछ नहीं होता। डिग्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिग्री से सब कुछ नहीं होता कि डिग्री ही लाइफ डिपेंड करती है। हम कितने आगे बढ़ेंगे वो हमारी डिग्री डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है हमारी स्किल्स, हमारा एक्सपीरियंस, हमारे अंदर जज्बा, हमारे अंदर कितना उस चीज़ को लेके जज्बा है, वो क्या करता है बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको क्या रहना है, मोटिवेट रहना है। अपने अंदर मोटिवेशन को जगा कर रखना है, अपने अंदर एनर्जी रखना है, अपने गलत फैसले बिल्कुल ना ले और पढ़ाई करते रहे। और जिसका इस बार नहीं हो पाया है वो क्या ना हो, डीमोटिवेट ना। अपनी ज़िंदगी में गम बहुत ज़्यादा है, मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा गम होंगे, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम बच्चे की 2-3 साल की मेहनत होती है और वो कल क्या होती है उसके सामने होती है। तो इसके नंबर कम आते हैं तो पेरेंट्स का दबाव, बहुत सारे दबाव उसके ऊपर होते हैं, ये मैं जानता हूँ। तो आपको क्या होना, डीमोटिवेट नहीं होना है, अपने मोटिवेट रखना है, अपने आप भरोसा रखना है, गलत फैसले बिल्कुल ना ले और पढ़ाई करते रहे। और ज़िंदगी में गम है तो ज़िंदगी में क्या लाए, खुशी लाए। ज़िंदगी में गम बहुत है, अब ज़िंदगी में बहुत गम है, ज़िंदगी पूरी बाकी है, लाइफ पूरी बाकी है, उसके अंदर बहुत गम आएंगे। अब क्या करना है ज़िंदगी में, खुशी का लाना है, ज़िंदगी में खुशी लेके आने का, गम नहीं, क्या लेके आने का, खुशी लेके आने का, समझ रहे हो। हर इंसान की ज़िंदगी में खुशी होना चाहिए, वरना गम तो बहुत है, समझ रहे हो। तो फिर आज तक काफ़ी है, मैंने बात किया पूरा इसका पेपर एनालिसिस के बारे में, किस तरह से पूरा पेपर रहा, पेपर का सारा मॉडरेट रहा, कट ऑफ थोड़ी सी अच्छी होगी, और बात की नीट के बारे में कुछ नॉलेज। तो आज तक काफ़ी है, मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।